बिहार में करोड़ों की बोली लगाई जा रही है। हर रैली के बाद बोली बढ़ जाती है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। इसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि 2,70,000 करोड़ रुपए का संकल्प उन्होंने देखा है बिहार के लिए। ईंट का जवाब पत्थर में देने में मोदी माहिर हैं और अब वो कह रहे हैं कि 1.65 लाख करोड़ के पैकेज के अलावा बिहार को अगले 5 साल में 3.67 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यहाँ रुककर थोड़ा सा गणित कर लेते हैं। अगर इन तीनों आंकड़ों को मिला लें तो बिहार को चुनाव से पहले करीब 8 लाख करोड़ रुपए का सपना दिखाया गया है। क्या ये सिर्फ सपना है, राजनीति है या फिर बिहार के वोटरों के साथ मजाक? चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, जेडीयू नेता राजीव रंजन, कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। रामकृपाल सिंह जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिहारी अस्मिता की काफी बातें की जा रही हैं इस चुनाव के पहले, क्या ये अस्मिता को चोट नहीं पहुंचाई जाती है कि हर रैली के बाद जो आंकड़ा है बिहार के लिए वो बढ़ते जा रहा है? कब आएगा, कैसे आएगा और उसका होगा क्या, वो सारी डिटेल तो बाद में है। एक तरह से लग रहा है कि जैसे वोटरों के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये जो पैकेज है, मैं बहुत ज्यादा पैकेज पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये पैकेज का खेल दो नेताओं के बीच चल रहा है। सब एक बड़ी लकीर खींचने का चुनाव में अक्सर ये होता है कि छोटी लकीर के ऊपर बड़ी लकीर खींचो, वो प्रतिस्पर्धा है, वो चलती रहेगी। देखिए, कल की रैली और आज की रैली, मैंने कल भी रैली सुनी और आज भी पूरी सुनी है। कल की रैली में 3 बातें कही गई थी, तीन नेताओं ने 3 बातें रखी थी। सोनिया जी ने सांप्रदायिकता का मुद्दा रखा, नीतीश जी ने बिहार की अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ उसकी छतरी के नीचे विकास की बात की, लालू यादव शुद्ध रूप से जातीयता को कहा आया। ये 3 मुद्दे कल की बिहार की रैली में उछाले गए। मैं ये कह रहा था कि कहीं न कहीं वो सारे मुद्दे, और मोदी जी जब भी जाते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको रुपए पैसे और बिहार के पिछड़ेपन से जोड़ें। फिर नीतीश जी भी उस पर आते हैं, लेकिन उनकी रैली के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन मंच पर जब लोग आते हैं तो ये सारी बातें पीछे छूट जाती हैं और वे मुद्दे जो 2014 में नकारे गए हैं इस देश से, क्षेत्रीय रामकृपाल सिंह जी, आप 2 रैलियों को कंपेयर करें, लेकिन यहाँ मैं बहुत ही एक पॉइंट पर शुरू करना चाह रही हूँ ये चर्चा, और पैकेज की बात इसलिए जरूरी है। और आपने भी कहा कि ये जो प्रतिस्पर्धा चल रही है 2 नेताओं के बीच में, उसको आप अलग रखें, लेकिन अलग क्यों रखें? ये 2 नेताएं सबसे बड़े फेस है बिहार चुनाव के, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है और हर रैली में कोशिश की जाती है कि पैकेज के ऊपर पैकेज। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, इसका क्या मतलब है? फिगर को आप ऐड अप करें तो 8 लाख करोड़ रुपए, इसमें कितना ओवरलैप हो रहा है, कहां से कितना पैसा आएगा, कौन इसे खर्च करेगा, ये सब फजी डिटेल्स हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरह से इंसल्ट है बिहारी वोटरों के लिए? नहीं, आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी नहीं है। तो जो 1,25,000 करोड़ की जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले रैली में जो घोषणा किया था और जो 40,000 करोड़ उसके पहले जो अलॉट हो चुके हैं, उसकी पूरी जानकारी दिया गया। ये मैं जानती हूं। जो 14 फाइनेंस कमीशन के तहत जो डिवोल्यूशन, जो फंड्स का डिवोल्यूशन होता है राज्यों को, जो बिहार को जो मिलता है, उसके अलावा उसके ऊपर ये फंड दिया जाएगा। इस प्रकार की उसकी पूरी वर्किंग, पूरी डिटेल दिया गया। ऐसा नहीं है कोई हवा में बात नहीं हो रही है, तो पूरा डिटेल्ड वर्किंग दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी इसको नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको एक विकास का इलेक्शन के रूप में प्रस्तुत किए हैं और हमने इस विकास को, इस इलेक्शन का, प्रधानमंत्री जी ने विकास को इस इलेक्शन का एक लेकिन फिगर्स की कंपटीशन क्यों हो रही है? प्रमुख जी, मेरा आपसे सवाल है कि फिगर्स की कंपटीशन क्यों हो रही है? मेरा फिगर उनके फिगर से बड़ा है। नीतीश कुमार जी का नहीं, आपके 12 नीतीश कुमार जी 2,70,000 क्यों कहें, 12,70,000 करोड़ भी कह सकते थे, लेकिन उसके लिए संसाधन कहां से है, कहां से अवेलेबल है? तो इसलिए वो रिसोर्सेज के बारे में, यदि ये संभावना थी तो पहले क्यों नहीं किया?
अब 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो हैं। आप मानते हैं कि उनके 2,70,000 के सामने ये आप कम से कम ये मानते हैं कि उनके 2,70,000 के सामने ये 3.25 लाख करोड़ का फिगर आज बताया गया है? नहीं, 3.25 लाख करोड़ का जो स्टेट को हर सालाना जो है जो 55,000 करोड़ रुपया जो मिलेगा, उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है। उसका 5 साल का जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। तो ऐसे में तो ये पैसे कहां से आएंगे? नीतीश कुमार जी ने इसकी उन्होंने यही कहा है कि केवल मेरे पास वर्किंग राजीव रंजन है तो बताइए, यदि आपकी प्रॉमिस क्रेडिबल है तो बताइए। अब जो आपका 2 लाख मजबूरी में नहीं 2.7 लाख करोड़ का जो फिगर है अभी इन्होंने टॉप कर लिया है 3.25 लाख। अब अगला आपका कौन सा फिगर है? देखिए, अब मैं तीनों हिस्से हैं जिन पर आप ये बहस कर रही हैं। पहला है नीतीश कुमार जी ने जो कहा कि हम 5 वर्षों में कितने संसाधन का इंतजाम करने जा रहे हैं, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए की बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री जी ने पहले 1,64,000 करोड़ रुपए में 1,25,000 करोड़ के जिस पैकेज की बात की, एक पक्ष वो है। और तीसरा जो आज उन्होंने 4.25 लाख करोड़ रुपए जो 14वीं वित्त आयोग के अनुशंसाओं के आधार पर जो राजीव रंजन जी, बस वो सवाल को मैं क्रिस्टल क्लियर करना चाहती हूं। मैं वही तमन्ना जी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग बिहार के वोटरों को क्या बता रहे हैं? क्या बोली लगा रहे हैं वोट्स के लिए? क्या ये बिहारी अस्मिता को चोट नहीं पहुंचाता? कि आप क्या समझ रहे हैं जो नेता आकर ये सारे आंकड़े दे रहे हैं कि जिसका आंकड़ा सबसे बड़ा हो उसको वोट जाएगा? इसके पीछे थिंकिंग क्या है? तमन्ना जी, वही मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं वही स्पष्ट करना चाहता हूं कि 14 फाइनेंस कमीशन के पहले देश के 13 फाइनेंस कमीशन पहले भी कॉन्स्टिट्यूट हुए होंगे। ये 14 फाइनेंस कमीशन राज्यों से जो केंद्रीय करों के जरिए जो पैसा एकत्र किया जाएगा वो राज्यों के बीच लौटाने की व्यवस्था को लेकर के हमारे चीफ मिनिस्टर ने पहले भी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की बात की थी। लेकिन जो आंकड़ों की जो बाजीगरी है वो कई जो इकोनॉमिस्ट ने इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि स्टेट प्लान में उसको स्टेट हेड में उसको कम करने के बाद हम लोगों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा 14 फाइनेंस कमीशन में नुकसान हो रहा है राज्यों को। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये राज्यों की जनता की गाढ़ी कमाई से केंद्र की तिजोरी में ये पैसा गया है और सब देश के सभी राज्यों को 14 फाइनेंस कमीशन के जरिए जो उनके द्वारा दिए गए टैक्स है उसका हिस्सा मिलेगा। तो बिहार के चुनाव के मौके पर फाइनेंस कमीशन के अवार्ड को चुनाव के पैकेज के तौर पर प्रधानमंत्री जी ने प्रचारित करके बिहार को जो बरगलाने की कोशिश की है वो निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव का पैकेज नहीं कह रहे, उन्होंने बहुत ही केयरफुली कॉन्टेक्स्ट में बताया कि इतने पैसे तो वैसे ही आने वाले हैं। पैकेज की तरह ही कर रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए तमन्ना जी, आप लोगों का डिजिटल इंडिया विजन है, वो पैसे कहां से आएंगे इस अनक्लियर। संजय झा, इस बेसिक पॉइंट पर क्या ये एक वोटर्स का इंसल्ट नहीं है कि देखिए हम इतना पैसा आपके लिए हम सोच रहे, इतना पैसा सोच रहे, ऐसा लग रहा है कि बिहार पता नहीं क्या बन जाएगा। 8 लाख करोड़ रुपए अब तक प्रॉमिस किए गए हैं। तमन्ना जी, आपने एक बहुत ही अहम प्रश्न पूछा है और मैं आपके चैनल पर खुलेआम कहना चाहूंगा कि मोदी जी भारत के बिहार के लोगों का अपमान कर रहे हैं। इसको चुनाव के वक्त उल्लू बनाने में माहिर है मोदी जी। नहीं, एक मिनट नहीं, तमन्ना जी मुझे खत्म करने दीजिए। नीतीश जी ने तो उनका यदि आप पढ़िएगा तो नीतीश जी ने तो पूरे खुलेआम 1,25,000 का ऐसा खंडन किया है कि मोदी जी के पास कोई जवाब ही नहीं, इसलिए कोई नया जुमला शुरू किया है उन्होंने। वो क्या समझते हैं कि मैं भी बिहार का हूं, मैं भी आंकड़े समझता हूं। वो क्या समझते हैं कि बिहार के लोग में कोई बुद्धि नहीं है, वो समझदार नहीं है, लोग वहां जागरूक नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 86% 125 करोड़ 1,25,000 करोड़ उन्होंने घाटन किया था। आप मुझे जरा समझा सकते हैं संजय झा? तमन्ना जी सुनिए, मोदी जी ने 1,25,000 को जो बात किया था उसमें 86% जो प्री अप्रूव जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं, कुछ जो लागू हो चुके हैं स्कीम, कुछ जिनका प्रोग्रेस अभी तक चल रहा है, उन सब अगर आर्ग्यू करना है संजय झा उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की है। वो आप कह सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग कर रहे हैं। जी जीवीएल नरसिम्हा राव जी, आप कह सकते हैं कि मोदी जी की जो फिगर्स है वो विंडो ड्रेसिंग है, आपके तो बिल्कुल ख्याली पुलाव है।
2.7 लाख करोड़ रुपीस कहाँ से आने वाले, कोई आइडिया नहीं है जी। जीवीएल नरसिम्हा राव, एक मिनट तमन्ना जी, एक मिनट। नहीं, आपके पैनल में 2 लोग हैं दूसरे अलायंस से, तो इसलिए आपको मुझे दुगना समय देना पड़ेगा, नहीं तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए मैं हर बोलते रहिए, लेकिन कितना झूठ बोलिएगा। 3 लोगों को बुलाते हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो वायदा किया, रामकृपाल सिंह जी, मैं मानती हूँ कि थोड़ा शायद वो आपका पक्ष लेंगे, इसलिए बैलेंस है। देखिए तमन्ना जी, लोग और बिहार की जनता नीतीश कुमार जी से पिछले 10 साल के कार्यकाल का और उनके गठबंधन से पिछले 25 साल का जवाबदेही मानती है। उसकी विकास किस प्रकार पिछले 25 साल बिहार में नहीं हो पाए, जिस प्रकार एक जंगल राज चला 15 साल तक, वही जंगल राज अभी पिछले 2 साल से लौट के आया बिहार में। और जंगल राज तो गुजरात और 16 लालू प्रसाद जी की जो 16 साल की जंगल राज को जो सोनिया गांधी जी कहती है ये विकास की एक गंगा बही है पूरे बिहार में उस समय, तो शायद सोनिया गांधी जी को क्या समझ नहीं है, या वो लालू प्रसाद जी को एक डेवलपमेंट के विकास के एक आइकॉन मानते हैं। और नीतीश कुमार जी तमन्ना जी, बहुत हो गया, जरा हम लोग को भी रामकृपाल सिंह जी बोलेंगे, रामकृपाल सिंह जी बोलेंगे। इसका नेतृत्व लालू प्रसाद जी कर रहे हैं। नहीं, एक रामकृपाल सिंह जी, यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन इसलिए बनी हुई है, जो अनईजी बेड फेलोज कहते हैं। एक तरफ है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ एलजेपी जैसी पार्टियां यहाँ पर साथ आई हैं बीजेपी की। रामविलास पासवान कहते कि मुझे तो लगता है कि मुसलमान सीएम बनना चाहिए, लेकिन अब गठबंधन में है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रोपोजिशन मिल रहा है बिहारी वोटरों को। देखिए तमन्ना जी, जो आज आपने सवाल उठाए हैं वो अहम है, नो डाउट, लेकिन एक सच्चाई ये है, नीतीश कुमार जी और मोदी जी भी बड़े छटे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। वे लोग जानते हैं कि इस देश में अर्थशास्त्र पे वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र पे। लेकिन जैसे थाली में चटनी का भी महत्व होता है, वैसे ही है, उससे ज्यादा का कुछ नहीं है। वोटर जो है वो जीडीपी ग्रोथ और ये करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा लेके नहीं वोट देता है, आप मान के चलिए। लेकिन यह है कि हर मुद्दे पर जो नीतीश जी उठाएं, नीतीश जी ने इतनी कॉन्फ्रेंस की तो मोदी जी उससे बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं। सच्चाई यह है कि इसमें से कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है, अर्ध सत्य है। वो अपने ढंग से पैकेजिंग कर रहे हैं एक ही फैक्ट्स की, और ये अपने ढंग से पैकेजिंग कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जनता को समझ में भी बात नहीं आएगी, ईमानदारी की बातें हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा है कि जो तू कहेगा मैं उससे बेहतर कुछ बोल के दिखाऊंगा, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो। तो एक देखिए लड़ाई है, इसमें क्रक्स में ये जानना चाहिए कि मोदी जी ने पूरे अपने भाषण में कितनी देर उस पर बोला है, ज्यादा देर नहीं बोला है। आप अगर टोटल उठा के देख लीजिए तो, लेकिन ठीक है, आप बिल्कुल, आपका एक बिजनेस चैनल है, हम लोग उस डेटा पर तो बहस करेंगे। नहीं, बिजनेस चैनल की बात नहीं है। मैं बताऊं आपको रामकृपाल सिंह जी, उस पूरी स्पीच को हमने देखा और मोदी जी एक और देंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन ये जो नंबर्स गेम है, ये नंबर्स गेम क्या लुभावना है लोगों के लिए। और दूसरा पॉइंट जो रामकृपाल सिंह जी कह रहे हैं, संजय झा के, मोदी जी का फोकस रहा है विकास पर और आप लोगों का फोकस रहा है मोदी जी पर। वो कह रहे हैं कि आपकी रैली में भी मोदी 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 का नारा सुनने को मिला। थोड़ा सा ऑब्सेशन ज्यादा नहीं हो रहा है? आप लोग क्या देंगे वो बताइए ना। तमन्ना जी, ये तो इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी भारत को लोगों को गुमराह कर दिया है इतना कि विकास, लेकिन सच में तो हिंदुत्व है। विकास तो सिर्फ एक वो जो कहते हैं बहरूपिया है। अब आपको ये आंकड़ा आपने पढ़ा होगा, इंडियन एक्सप्रेस ने खुलेआम इस बात को साबित किया है कि जब से मोदी सरकार ने, मोदी जी जेडीयू से उनका रिश्ता तोड़ा, बीजेपी का टूटा बिहार में, 670, और ये कम नहीं है, 670 सांप्रदायिक हादसे हुए हैं बिहार में। किसकी सरकार चल रही है बिहार में? ये हिंदुत्व एजेंडा है नरेंद्र मोदी। आपको क्या, नहीं एक मिनट तमन्ना जी, जरा मुझे खत्म करने दीजिए। क्या 60 साल में या 67 साल में भारत जहां से शुरू किया था आज पहुंचा है बिना विकास का? विकास इनका मॉडल था तो गुजरात में देखे क्या हाल है। एक मिनट, आप पूछिए, आप नरसिम्हा राव को पूछिए, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? एक मिनट,
एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। गुजरात का क्या हाल है देखा है आपने? यही होता है जो आदमी लोगों से झूठ बोलता है, उल्लू बनाने की कोशिश की है, वहाँ भाषणबाजी, नारेबाजी और नौटंकीबाजी से चलता है। और अब मोदी जी समझ गए हैं ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होगा। मोदी जी के ड्रामेबाजी पार्टी का बौखलाहट उनको बिहार में उनको जवाब देने दीजिए संजय झा। साफ दिखाई देता है। 2 महीने के लिए इंतजार करें संजय झा। लेटे मानसा जी जीवीएल नरसिम्हा राव। कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट, कांग्रेस पार्टी का बौखलाहट साफ झलक रहा है। और कितना क्या अहमियत है कांग्रेस पार्टी का बिहार में, ये उसी दिन पता चला जब सोनिया गांधी जी के बाद 4-5 दूसरे अन्य नेता, राज्य स्तर के नेता बात किए। सोनिया गांधी जी को एक छोटे स्तर के नेता के रूप में जब उस महा सो कॉल्ड स्वाभिमान रैली में बात किया गया, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? नहीं, एक मिनट, आपके अलायंस पार्टनर्स जीवीएल नरसिम्हा राव जी तो कंफ्यूज है कि कितने सीट किसको मिलेंगे, क्या होगा उनका, उनके मन की बात सुनी जाएगी या नहीं। आपके अलायंस पार्टनर्स तो इन कंफ्यूजन में है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ये पूरी चर्चा हम जारी रखेंगे। राजीव रंजन के साथ लौट के बात करेंगे इस पर। करोड़ों की कंपटीशन चल रही है बिहार चुनाव के पहले। ये करोड़ किसी ने देखे नहीं है अब तक, ये वादे किए जा रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि मुख्य रूप से 2 प्रतिद्वंदी है बिहार के चुनाव के पहले चले संग्राम में। एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। रामकृपाल सिंह जी, एक बस अलग नोट पर, चूंकि साफ तौर पर ये 2 पर्सनालिटीज आमने सामने आ खड़ी हुई हैं, ये भी एक तरह से थॉट प्रोसेस है कि अगर नीतीश कुमार हारते हैं ये चुनाव तो फिर भी इतनी दिलासा होगी कि उनके सामने मोदी जी थे, लेकिन अगर बीजेपी हारती है तो इमेज वाइज उनके लिए हिट ज्यादा होगा। तमन्ना जी, मैं इससे आप व्यक्तियों के अलग हट करके मैं बीजेपी और मोदी जी एज ए पार्टी उनको क्या है, देखिए अगर नीतीश जी हारते हैं तो इसका मतलब है कि तीसरा मोर्चे की पराजय है। कांग्रेस ऑलरेडी एक किनारे कर दी गई है। बिहार में इसको हारने का मतलब है तीसरे मोर्चे की समाप्ति, आप जान लें फॉर टाइम बिंग। तो तीसरे मोर्चे के पास करने को कुछ नहीं रहेगा। बीजेपी अगर यहां हार भी जाती है तो उसे 2016 और 2017 में भी लड़ने के चांसेस हैं जी। उसको इम्प्रूव करने का मौका है, उत्तर प्रदेश में मौका है। लेकिन अगर ये हार जाते हैं तो देखिए केंद्रीय स्तर पर सिर्फ 3 है, यूपीए है या तीसरा मोर्चा। यूपीए को मोदी सरकार पराजित कर चुकी है, कोने में डाल चुकी है, 44 पर सिमट गई है। बिहार में हारने का मतलब है कि तीसरे मोर्चे की हार है। बिल्कुल, यानी इसलिए शायद स्टेक्स इतने हाई हैं। तीसरे मोर्चे का पतन है और तीसरे मोर्चा फिर विकल्प नहीं बन पाएगा। 2019 में भी उसके विकल्प बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल भी इससे जुड़ रहे हैं। देख लीजिए, इंदिरा गांधी भी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सोनिया गांधी भी एक सिचुएशन बन रहा है। तो नीतीश कुमार के लिए डू और डाई है एक तरह से। तो राजीव रंजन जी ये बताइए, तो इसमें फिर फोकस क्यों नहीं रहना चाहिए डेवलपमेंट पर? जिस तरह का एक अलायंस आप लोगों का बना है, बिहार के वोटर शायद ये सोच रहे होंगे कि आगे जाकर इन्हें चुने तो किस तरह की सरकार बनेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस अलायंस में कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड तीनों को जनता ने किस तरह स्वीकार किया, ये आपने देखा है। पहले बाई इलेक्शन जो लोकसभा चुनाव के बाद हुए, हम लोगों ने बीजेपी की पुरानी सीटों को भी जीतने का काम किया, और जो रैली अभी हमारी हुई है उस रैली की बड़ी कामयाबी ने जमीनी तौर पर जो कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री है और जो जनता के बीच जो सामाजिक संरचना को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, वो भी खत्म हो गई है। और इसको एक प्रभावी विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो विभाजक नीतियां हैं, जनता ने एक प्रभावी विकल्प के तौर पर इस मोर्चे को स्वीकृति दे दी। राजीव रंजन जी, इसमें दिक्कत ये तमन्ना जी बिजनेस चैनल है जी। नहीं, वो आप छोड़िए,
सवाल तो एक ही है और हमारे दर्शकों के दिमाग भी एक ही तरह से ये एक सवाल को देखते हैं। सवाल मेरा आपसे ये है, आप जब नीतीश कुमार के एज अ चीफ मिनिस्टर ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उस ट्रैक रिकॉर्ड में ना तो कांग्रेस शामिल थी ना तो लालू जी शामिल थे। अब यही लोग जिनके खिलाफ नीतीश जी ने लड़ाई लड़ी है इतने साल, इनके साथ वो खड़े हैं, तो क्या आप एक अनक्लियर प्रोपोजिशन दे रहे हैं वोटरों को? उनको पता नहीं कि क्या मिलने वाला है। देखिए, ये एक ऐसी कोशिश है और मुझे कई बार लगता है कि ये एक जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ऐसे विरोधाभासी उनके गठजोड़ में जो सहयोगी दल हैं, उनसे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल का नहीं, आप क्या, ये बहुत ही एक लॉजिकल और क्लियर सवाल है। आप अगर ये कह रहे हैं कि मैं आपसे 22 सवाल पूछ रही हूँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ तमन्ना जी, मुझे बात स्पष्ट करने दीजिए जी। नहीं, मैं वही आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि आज जो देश की जो आपने मुझसे पूछा है ना, आपसे पूछा है, बोलिए। देखिए, आज जो देश की चुनौतियां हैं, निश्चित तौर पर सामाजिक सौहार्द और विकास, ये दो बड़े सवाल हैं और इन सवालों के लिए इससे बेहतर कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। एक तरफ नीतीश कुमार जी ने 10 वर्षों में बिहार को जिस तरीके से गढ़ा है और बिहार के लिए आने वाले 10 वर्षों का जो एक रोडमैप बनाया है, मुझे लगता है नेतृत्व नीतीश कुमार जी का है और जो विश्वसनीय छवि है उनकी, उसके जरिए आप सिर्फ नीतीश कुमार जी की बात करें, लेकिन आप एक अलायंस ऑफर करें। संजय झा नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस के मैं खिलाफ हूं लेकिन मैं आपके साथ हूं। आपको कैसा फील होता है? नहीं, देखिए तमन्ना जी, ये बात मुझे बड़ा विचित्र हास्ययोग लगता है कि आप इतने जाने माने तजुर्बा के आप पत्रकार हैं और आप राव साहब से नहीं पूछते हैं, उनसे एक बार भी आपने नहीं पूछा कि आपको तो रामविलास पासवान ने बीजेपी नहीं सुनी। हम जवाब दे रहे हैं, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप हमको बीच में रोक क्यों रही हैं? आप क्यों रोक रही हैं? आप सुनिए। आपने मुझे सीधा कहा, इसलिए मैं आपको जवाब दे रही हूँ, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। अभी आप रोक रही हैं, आप जवाब नहीं सुनना चाहती हैं क्या? हम बोलेंगे जरूर। आपने क्यों नहीं पूछा कि रामविलास पासवान ने क्यों बोला भारतीय जलाओ पार्टी? क्यों बोला कि जो 2002 में जो गुजरात का कांड था उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है? यही रामविलास पासवान ने बोला था। आप जानना चाहती हैं जितिन मांझी ने क्या बोला मोदी के बारे में और बीजेपी ने क्या? संजय झा जी, अगर आपने सुना होगा, देखिए, अगर आपने इस चर्चा का हिस्सा ब्रेक के पहले सुना होगा, मैंने रामकृपाल सिंह जी से एक अनईजी बेड फेलोज के बारे में सवाल पूछा था। दोनों पक्षों में मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से भी ये पूछा था, फिर से पूछूंगी कि रामविलास पासवान कह रहे हैं कि मुझे चाहिए मुस्लिम मुख्यमंत्री, लेकिन अब गठबंधन में हूं तो नहीं कर सकता हूं। तो एक ऑड कॉम्पोजिशन है दोनों तरफ, वोटर के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चॉइस है। यहाँ पे क्लियर बात है और क्लियर सवाल है। जीवीएल नरसिम्हा राव, इस बीच कम से कम उनकी सीट शेयरिंग पर फैसला तो हो चुका है, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में हम पिछले 2 चुनाव में बिहार में सितंबर के महीने में हम सीट शेयरिंग की फाइनलाइजेशन करते हैं। तो ये एक इंटरनल मामला है, एक अलायंस का, हमारे पार्टियों का। तो इसलिए कल ही मीटिंग हुआ था सभी घटक दलों के साथ और सबके सहमति से ये तय हुआ कि आज की मीटिंग के बाद 7-8 दिन के बाद इस पर चर्चा होगी। हमें किसी प्रकार की कठिनाई इसलिए नहीं लगती है क्योंकि ये सारे पार्टियां हमारे साथ लोकसभा चुनाव में भी हमारे साथ लड़े थे और सरकार में, केंद्र सरकार में शामिल है, तो इसलिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। एक बड़ा विषय जो मैं समझता हूँ मीडिया मिस कर रही है। मांझी जी आपके साथ हमने उनके पक्ष में आपके साथ लोग आप टेक्निकल पॉइंट कह रहे हैं, तो मांझी जी आपके साथ ही थे, यादव भी आ गए हमारे साथ नहीं है के नाम पे जी। नहीं, तमन्ना जी मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, आपने दोनों को समय दिया था। तो एक्चुअली नीतीश कुमार जी ने 2 विषयों पर मैं 2 पहलू आपको बताऊंगा जिससे उन्होंने हार बहुत पहले मान लिया है। कंक्लूड करना होगा जी। यस, 2 विषय। एक, उन्होंने अपनी हार को पहले ही माने हैं, केवल 100 सीटों पे लड़कर वो कितनी सीट जीतने वाले हैं, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं पहले हार मान चुके हैं।
और दूसरा मोदी जी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, उन्होंने घबराए हुए हैं आप लोग। नीतीश कुमार जी समय समाप्त हो गया है। राम कृपाल सिंह जी, जीवीएल नरसिम्हा राव, राजीव रंजन और संजय झा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना होगा कि इस 4.25 लाख करोड़ के सामने क्या एक और फिगर आता है, इस पर हमारी नजर आएगी। नमस्कार।